फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के डिफरेंस के बारे में। तो जिस क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्लासिकल डिफिनेशन को पढ़े थे, उस क्लास में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है वो ही पढ़े थे। तो फिर से आज एक बार हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके सारे कंडीशन को देखेंगे, सारे कंडीशन क्या क्या होता है उसमें, और फिर इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों में अंतर, दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे क्या होती है। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज उस दोनों में आने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आज हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये नाम से ही इसका डिफिनेशन स्पष्ट है, क्लियर है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि एक कंडीशन दिया रहेगा तब दूसरे का प्रोबेबिलिटी पूछेगा। यानी कि मान लीजिए दो इवेंट है ए और बी, किसी भी एक्सपेरिमेंट का दो इवेंट है ए और बी, तो आपको दिया रहेगा कि अगर ए हो गया है तब बी होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, या जब ए हो गया है तब बी नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी कि एक दिया रहेगा और उसके बाद दूसरे के बारे में पूछेगा। जैसे कि एक डाई है, डाई को हम थ्रो करते हैं या रोल्ड करते हैं, तो अगर बोल दें कि डाई को रोल्ड किए और आउटकम मेरा ओड आया, तब 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए क्या बोले, पहला कंडीशन दे दिया आपको कि जब हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो ओड मेरा आ रहा है, आपको देखना नहीं दे रहे हैं क्या आ रहा है। मान लीजिए हम डाई को थ्रो किए या आप ही डाई को थ्रो किए और हम बता दें कि ओड नंबर आया, तब बोलेंगे यदि ये ओड आया है तब 3 आया होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए हम इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से उसको हम बनाएंगे। तो क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जो हम डिनोट करते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपन, जब बी हो गया हो तब ए होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका ये मीनिंग हुआ। इसको हम दो तीन तरीका से इसको हम समझते हैं, 2-3 तरीका से पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। देखिए इसको इस तरह पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, या इसको इस तरह से ही पढ़ते हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए विद बी, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ते हैं इसको, या तो ये पढ़ते या पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए विद बी, इसको इस तरह पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जब बी दिया हुआ है, बी इवेंट दिया हुआ है तो ए होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, या इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए विद बी, या इसको इस तरह ही पढ़ते हैं, क्या, इफ probability of happening of event B is given, then what is the probability of happening द इवेंट ए। इसको इस तरह पढ़ते हैं। तो इसको 3 तरह से हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं इसको इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जब बी दिया हुआ हो, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विद बी, या ऐसे पढ़ते हैं इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी इज गिवन, यदि बी के होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ हो, देन तब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट ए, तब ए के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको हम 3 तरह से पढ़ते हैं, है ना। और इसमें फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, यानी ए और बी दोनों के एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी, यानी जिसका प्रोबेबिलिटी दिया रहता है उसके प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं और जो ए और बी है उसके कॉमन एलिमेंट या कॉमन आउटकम्स के होने का प्रोबेबिलिटी हम निकाल देते हैं, वही होता है। तो ये उसका डिफरेंशन है। तो डिफरेंशन बिल्कुल आसान रटने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ये स्लैश है, ये स्लैश को इंटरसेक्शन में हम बदल दिए और अपॉन में कर दिए जिसका दिया हुआ था वो, तो ये याद रखिएगा। दूसरा देखिए, अगर ऐसा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना हो और ए दिया हुआ हो तो क्या कीजिएगा, देखिए जो दिया हुआ होता है उसके प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर देते हैं और ऊपर में ये स्लैश है, स्लैश को हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटरसेक्शन में, बी इंटरसेक्शन ए। अब बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, दोनों बराबर ही होता है। तो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए क्वेश्चन में क्या, अभी जस्ट एक क्वेश्चन बोले थे, क्या बोले थे, जब किसी एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो थ्रो करने के बाद आपको बता दिए कि इवन नंबर आया। मान लीजिए आप किसी डाई को थ्रो किए और आप नहीं देख रहे हैं जो क्या आया है उसमें, और हम आपको बोले कि इसमें ओड नंबर आया है, और जब ये ओड नंबर आया है तब आपसे पूछे कि 3 ही आया होगा, ये नंबर 3 ही आया होगा, 3 आया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। हाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए डाई इज रोल्ड एंड found that it is odd, then what is probability of happening 3। देखिए क्या कह रहा है इफ़ ए डाई इज रोल, अगर एक डाई को रोल किए एंड फाउंड दैट, और ये पाया गया कि इट इज़ ओड, और जो आउटकम्स आया इट इज़ ऑड, यानी कि इट किसके लिए है, आउटकम के लिए है, एंड फाउंड दैट यानी कि आउटकम जो आया, आउटकम वो क्या है, ओड है ना। जब एक डाई को आप रोल्ड किए तो आउटकम ओड है, ये पता है आपको, ये बता दिया गया आपको, और तब कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 3, और वो जो है वो 3 ही होगा, 3 आया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आप ये खुद देखिए, इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे। पहले तो सिंपल तरीका से बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे जो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं, उससे बनाएंगे। तो पहले हम फार्मूला से ही बनाते हैं। इसमें 2 इवेंट है, पहला दिया है आपको कि इट इज़ फाउंड ओड, यानी कि 2 इवेंट है, ए और बी इवेंट है। देखिए ए दिया है आपको क्या, आउटकम इज ओड, आउटकम इज ओड, आपको बोल दिया जो आउटकम आया है वो ओड है। और बी इवेंट है क्या, बी इवेंट हमको निकालना है जो ये आउटकम 3 है ना, या इट इज़ 3। तो ये देखिए क्या है, जो दिया रहता है उसको स्लैश के बाद लिखते हैं, है ना, तो और जो निकालना रहता है उसको स्लैश से पहले लिखते हैं, यानी कि हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगा जब ए मीन्स आउटकम इज ओड दिया हुआ है। तो खुद सोचिए इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था, है ना। अब देखिए आउटकम इज ओड है, तो ओड में क्या क्या आएगा ओड में, तो आप खुद सोचिएगा, अगर आपको बोल दिया है कि आउटकम ओड है तो ओड में क्या आया होगा, डाई को थ्रो की तो ओड में आया होगा, ये तो 1 आया होगा या 3 आया होगा या 5 आया होगा, यही आया होगा ना, है ना। और कह रहा है जो प्रोबेबिलिटी इट इज़ ओड, इट इज़ 3 है, एक ही एलिमेंट में 3। तो अगर इसका आउटकम निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाए पी बी इंटरसेक्शन ए का, तो ये कैसे निकालिएगा, ये पिछले क्लास में पढ़े थे, ये सेट थ्योरी का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछले क्लास में, उसमें ये बताए थे कैसे निकालना है। वैसे अभी देखिए टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम अगर किसी डाई को थ्रो करते हैं टोटल आउटकम n = 6 हो जाएगा। क्यों, 1 से लेकर के 6 तक कोई नंबर आ सकता है।
तो बी इंटरसेक्शन ए कहता है दोनों एक साथ हो, ये भी हो ये भी एक साथ हो। एक साथ क्या होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो, देखिए कॉमन एलिमेंट 3 है, तो ये क्या होगा, दोनों में कॉमन 3 है, तो एक ही कॉमन है ना 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, जो दोनों में कॉमन है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 1/6। अब अगर हम आपको बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, आउटकम इज ओड, तो ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर m अपॉन n, मतलब फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स और बाय टोटल आउटकम्स से डिवाइड कर देते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा। तो m का वैल्यू यहाँ क्या होगा, ए क्या है, आउटकम इज ओड, ओड में क्या है 1 3 5, तीन नंबर आ सकता है कोई, 3 अपॉन और डिवाइड करेंगे किससे 6 से करेंगे, 3/6 इक्वल टू 3/6 हो गया। तो अब दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या आता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या आया 1/6 डिवाइड बाय ये 3/6, यानी कि ये आ गया 1/3, है ना। तो ये तो आ गया आपको, इससे आ गया अभी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस पर है उससे। अब इसका सेकंड मेथड देखिए क्या होगा, सेकंड मेथड हम सिंपल मेथड से बना रहे हैं इसको, सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जब डाई को हम जब डाइस को हम रोल्ड किए हैं तो क्या है, फाउंड दैट आउटकम इज ओड। तो जब आउटकम ओड आया तो हम सोचेंगे आउटकम क्या क्या आया होगा, आउटकम आया होगा 1 या 3 या 5, यही आएगा ना। जब किसी डाई को आप रोल्ड किए और आपको बोल दिया गया कि आउटकम ओड आया है, तो ओड आने का यही है प्रोबेबिलिटी, सॉरी ओड आने का चांस तो यही है, या तो 1 आया होगा या 3 आया होगा या 5 आया होगा, यही आउटकम आया होगा। अब आपसे बोले हम इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगा, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा आप, इसमें 3 क्या होगा, तो इसमें 3 कितना बार है, एक बार है, अपॉन टोटल कितना आउटकम है, अब टोटल आउटकम हो गया 1 2 3 हो गया, तो 1/3, देखिए आ गया आंसर। तो सिंपल मेथड से बना सकते हैं और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बना सकते हैं। तो अभी हम क्या सीखे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखे हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। फिर से आपको एक बार रिवाइजन करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी ए व्हेन बी इज गिवन, ये क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसी में अगर जो आपको बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, तो क्या बोलेगा इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि जिसका प्रोबेबिलिटी दिया रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी दिया रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो अब ये अगर डिफरेंशियल अच्छा सीख गए हैं तो अब ये पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, वैसे पिछले क्लास में हम आपको 2 क्लास पहले जब हम प्रोबेबिलिटी के क्लासिकल डिफिनेशन पढ़ रहे थे उस टाइम आपको बताए थे अच्छे से कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। तो आइए फिर से एक बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझते हैं क्या होता है। तो क्या बोले थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाएगा जब किसी एक का होना बाकी को रिजेक्ट करता है ना। 2 और मोर इवेंट्स, आइए देखिए क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, डिसजॉइंट इवेंट। आइए पढ़ते हैं डिसजॉइंट इवेंट क्या होता है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। अब इसे डिसजॉइंट इवेंट क्यों कहते हैं, जस्ट हम कुछ देर में बताने वाले हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में क्या पढ़ते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट, 2 और मोर देन 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव when या if happening of any one of the event deny or reject the other event, यानी एक का होना बाकी सबको रिजेक्ट करता हो, उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये डिफिनेशन हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। तो यानी मान लीजिए इफ हम बोल सकते हैं A1 A2 A3 AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम क्या बताए थे पिछले क्लास में, जो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन
AN ये इक्वल टू क्या होता है फाई। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, यानी कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होगा जब दोनों में कोई भी इवेंट कॉमन नहीं हो। तो यहां से देख सकते हैं क्या, इफ A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो देन दे डोंट हैव ए सिंगल आउटकम कॉमन। अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो दोनों में कोई एक भी आउटकम कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जब A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई। इसे याद रखिएगा, ये जो है मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। हाँ, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है सो एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है ना। A इंटरसेक्शन B का क्या अर्थ हुआ, A इंटरसेक्शन B जीरो, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैन नॉट बोथ हैपन टुगेदर या साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जैसो एक साथ कहीं भी नहीं हो सकता। अब देखिए, अब सेट थ्योरी में आप पढ़े होंगे, जब किसी दो सेट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो उस सेट को क्या कहते हैं, उस सेट को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो वहीं से ये डिफिनेशन लाया गया है। तो हम क्या देखते हैं, A और B दो इवेंट है, यानी कि ये इवेंट है, इसका आउटकम्स का एक सेट बनेगा और उस सेट में कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर या कोई भी पॉइंट या कोई भी आउटकम्स उसका कॉमन नहीं है। जब कोई भी आउटकम्स कॉमन नहीं होगा उसे क्या बोलोगे, इस दोनों के सेट को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, इसलिए इसको कहते हैं हम डिसजॉइंट इवेंट भी। तो यहाँ से क्लियर हो गया इसको हम डिसजॉइंट इवेंट क्यों कहते हैं। तो अब आइए हम इसको रिलेट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। अभी जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या पढ़े थे, अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज गिवन। तो इसका क्या मीनिंग था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना। अब देखिए ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, इफ, यहाँ से देखिए नोट लिख लीजिए, यहाँ से नोट। इसके बाद अब इफ A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाइव है, फाइव जीरो है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा वही मेरा जीरो होगा। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मेरा जीरो है ना, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जीरो होगा। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B गिवन, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से रखिएगा याद, ये क्यों हुआ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मेरा जीरो है। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा कि अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो उस कंडीशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जीरो होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जीरो होता है, यानी A और B के दोनों एक साथ होने का जो चांस है वो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होता है। तो हम अभी तीन चीज़ सीखे हैं प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में। पहला सीखे हैं कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है और वो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, और उसको हम डिसजॉइंट इवेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट या कोई भी आउटकम्स कॉमन नहीं है। तो ये रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में। अब पढ़ते हैं, आइए इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर दोनों में हम अंतर समझेंगे।
तो आइए अब लोग पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। देखिए, दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट तब कहलाएगा जब एक का होना या नहीं होना दूसरे को प्रभावित नहीं करे। एक का होना या नहीं होना दूसरे को प्रभावित जब नहीं करेगा तो बोलेंगे दोनों इवेंट क्या था, इंडिपेंडेंट इवेंट था। जैसे कि मेरे हाथ में दो सिक्का है, मान लीजिए दो कॉइन है, और एक हाथ से हम पहला कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, तो दूसरे कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब पहला कॉइन का जो टॉस किए हैं उसका प्रभाव दूसरा कॉइन में पड़ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। जैसे कि एक डाई को हम थ्रो किए, एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या आया, मान लीजिए इवन नंबर आया, इवन नंबर आ गया। अब अगर दूसरी बार डाई को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है और ओड भी आ सकता है। 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, 1 to 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है। तो क्या कहेंगे, तो ये दोनों इवेंट क्या होगा, पहली बार सिक्का का टॉस करना और दूसरा सिक्का का टॉस करना, ये दोनों अलग अलग इवेंट है और दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। उसी तरह जब डाई को पहली बार डाई को थ्रो किए तो इवेंट नंबर आया और दूसरी बार डाई को थ्रो करेंगे तो कुछ भी आ सकता है। दोनों अलग अलग घटना है, दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट का दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। आइए इसके डिफरेंस को समझते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे लिखेंगे, टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ, दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब कहलाएगा जब एक का होना या नहीं होना दूसरे के प्रोबेबिलिटी को प्रभावित नहीं करे, दूसरे के चांस को प्रभावित नहीं करे। इफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ए इवेंट डज नॉट अफेक्ट on the chance या probability of other event। देखिए क्या बोले, दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट तब कहलाएगा जब एक का होना या नहीं होना दूसरे के चांस या प्रोबेबिलिटी को प्रभावित नहीं करता हो तो उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अभी हम एग्जांपल से भी देख लिए थे, डिफरेंस से भी देख लिए। अब देखिए, जब दो इवेंट मेरा इंडिपेंडेंट है ना, अब मान लीजिए इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी जो है सो इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि एक का होना दूसरे को होने को प्रभावित नहीं करता हो, यानी कि हम क्या बोले, जो पहला डाई को फेंके तो क्या आया, इवेंट नंबर आया, तो दूसरा डाई को फेंकेंगे तो क्या आएगा, इवेंट भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है। यानी कि मान लीजिए ए मेरा इवेंट है पहला डाई को फेंकना और बी इवेंट है दूसरा डाई को फेंकना, तो ए में क्या आया था, मान लीजिए ए में आ गया था इवेंट, है ना, और बी में हम कहें कि ओड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना। हम अगर बोले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हैज़ हैपन, जब ए हो गया हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए पहला डाई जो हम फेंके थे उसमें इवेंट आया था, तो दूसरा डाई को फेंकेंगे तो ओड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या इसे इफेक्ट करेगा क्या, अभी भी ओड आने का प्रोबेबिलिटी होगा कितना, 3/6 = 1/2 ही होगा, है ना। तो इसके इफेक्ट इस पर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड ये इक्वल टू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, है ना। अब ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। और इस केस में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा। तो अब इस दोनों फॉर्मूला से देखिए क्या रिजल्ट आया है। रिजल्ट ये आया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों के एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। ये मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ, ये क्या है, ये है मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मैथमेटिकल डिफिनेशन है, जब ए और बी मेरा दो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो उस कंडीशन में दोनों के एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो आइए अब यहाँ से एक चीज और देखते हैं। यहाँ से एक चीज और देखते हैं। अभी आपको क्या आ गया है, अभी जस्ट अभी पढ़े हैं कि अगर ए और बी मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ हैपेंड, है ना। ये क्या पढ़े हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपसे इससे पूछ दिया जाए दोनों का साथ होने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। दोनों एक साथ होगा उसका प्रोबेबिलिटी आपको ये हो जाएगा। तो आप पिछला क्लास में डिफरेंस पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि आइदर ए और बी होने का प्रोबेबिलिटी क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों के साथ होने का प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़े थे ना। अब देखिए अगर ए और बी मेरा दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं क्या, जब ए और बी मेरा जब ए और बी, ए एंड बी मेरा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो अब देखिए ए डैश और बी डैश ही मेरा इंडिपेंडेंट ही होगा, यानी कि ए डैश और बी डैश मेरा इंडिपेंडेंट ही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और बी, ए डैश का प्रोबेबिलिटी जब बी डैश हो गया हो तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब देखिए जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसका कंप्लीमेंट ऑफ ए और कंप्लीमेंट ऑफ बी भी इंडिपेंडेंट होगा, और कंप्लीमेंट ऑफ ए और बी ये भी इंडिपेंडेंट ही होगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और बी ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। जब ए और बी मेरा इंडिपेंडेंट है तो ए और बी का कंप्लीमेंट भी मेरा इंडिपेंडेंट ही होगा, और इस केस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब देखिए अब क्या है कि हम वेन डायग्राम के हेल्प से इंडिपेंडेंट इवेंट को हम नहीं बता सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट को हम ऑलवेज बताते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही, है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही इंडिपेंडेंट इवेंट को बताया जा सकता है, और वेन डायग्राम के हेल्प से इंडिपेंडेंट इवेंट को बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है। हम वेन डायग्राम के हेल्प से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बता सकते हैं, हम इक्वली लाइकली बता सकते हैं, या हम एग्जॉस्टिव बता सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम के हेल्प से इंडिपेंडेंट इवेंट को बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है। कभी कभी बच्चे वेन डायग्राम के हेल्प से ही इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बताने लगता है कि ये इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। और वेन डायग्राम के हेल्प से हम कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट को नहीं बता सकते हैं, और इसे हम केवल और केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही बताया जा सकता है। यानी कि यहाँ तक पढ़े। अब ये देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, है ना, यहाँ से बोल दें इफ ए एंड बी आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अभी जस्ट क्या पढ़े थे, जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है मेरा, तो दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 5 होगा, है ना। 5 को 0 बोलते हैं। और इसी के यही प्रॉपर्टी के कारण इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम एक और नाम जानते हैं डिसजॉइंट इवेंट। इसलिए इसी कारण से हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ से ये पढ़ते हैं, और यहाँ से ये भी पढ़े थे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। अब देखिए, जैसे यहाँ ए यूनियन बी निकालें, फिर से अगर हम ए यूनियन बी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा ना। और यहाँ पे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इस कारण से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा। देखिए, और इस कंडीशन में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से ये वैल्यू आ गया था, है ना, यहाँ से ये वैल्यू आ गया था। और दूसरी बात, अब क्या बोले, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम बता सकते हैं वेन डायग्राम से, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई यूनिवर्सल सेट है, कल बताए थे बहुत अच्छे तरीका से आपको, ये कोई इवेंट है ए, ये कोई इवेंट है बी। अब इसको हम देख के क्या बता सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, और ये मान लीजिए सी, ये है सी, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 है, यानी कि 5 है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना। और ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कुछ है ना, ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कुछ है, जो कि ये बीच वाला पार्ट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, जबकि ए और बी जो है सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि ये दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को वेन डायग्राम के हेल्प से आसानी से बता सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट को हम नहीं बता सकते हैं ये वेन डायग्राम से कि इंडिपेंडेंट इवेंट होगा या नहीं होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट बताने का एक ही तरीका है, वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन करके ही, मैथमेटिक कैलकुलेशन करके ही हम बता सकते हैं इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो अब बात करते हैं डिपेंडेंट इवेंट का। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट नहीं हो, है ना, जो इंडिपेंडेंट नहीं होता उसे ही हम डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, है ना। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, जो इंडिपेंडेंट नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम, डिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, इफ events are not independent then they are dependent। अगर इवेंट्स मेरा इंडिपेंडेंट नहीं हो तो वो डिपेंडेंट होगा। अब आइए पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या डिफरेंस है, वो अब पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या डिफरेंस है। तो आइए पहला डिफरेंस देखते हैं, फर्स्ट डिफरेंस। अब देखिए, तो आइए अब हम लोग समझते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के एग्जाम्पल को। दो सिक्का है, जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट आपको बताए थे उस टाइम बताए थे कि दो सिक्का था मेरे हाथ में, एक को टॉस किए तो हेड आया था पहला सिक्का पर, और दूसरे को टॉस किए मान लीजिए उस पर टेल आया। क्या ये हेड आना, पहले सिक्के पे हेड आना कोई इफेक्ट करेगा क्या दूसरे सिक्के पे टेल आने का? कोई दोनों में रिलेशन नहीं है। पहला सिक्का में कुछ भी आए और दूसरा सिक्का में कुछ भी आए, वो इफेक्ट नहीं होगा एक दूसरे से। तो इसे क्या कहेंगे हम, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो क्या देखें, इंडिपेंडेंट इवेंट जो है सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में दो सिक्का को टॉस किया अलग अलग, तो दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में होता है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक ही एक्सपेरिमेंट में होता है। यही इसी को लिखते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट
occur in different experiment, but mutually exclusive event occur in सेम एक्सपेरिमेंट। तो आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या पढ़े हम, जब दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो वो दोनों के एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, पढ़े ना। ये म्यूचुअली ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या पढ़े थे, जीरो था, इसलिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या पढ़े थे, वो भी जीरो। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक साथ नहीं होता है। जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या पढ़े, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट था तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या पढ़े, पी ए इंटू पी पढ़े। यानी क्या कर सकते हैं हम, जो इंडिपेंडेंट इवेंट साइमल्टेनियसली हो सकता है, एक साथ हो सकता है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक साथ नहीं हो सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट कैन अकर टुगेदर but mutually exclusive event cannot occur together। क्योंकि देखिए अगर ए और बी मेरा क्या था, इंडिपेंडेंट इवेंट था, तो क्या पढ़े, दोनों का एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी क्या पढ़े, दोनों का एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी क्या पढ़े, पी ए इंटू पी बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन जब ए और बी मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मान लीजिए, तो यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पर है, ये क्या, जीरो। यानी कि ये दोनों एक साथ नहीं हो रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में। लेकिन जब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों एक साथ हो रहा है, उसका वैल्यू क्या है, पी ए इंटू पी बी। तो अब जनरली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए तीसरा में, अगर ए और बी, इफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या कहेंगे हम, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है। तो हम क्या कहेंगे, जनरली कह सकते हैं ये जो है फॉलो कर रहा है किसको, दो इवेंट के प्रोडक्ट को, यानी कि प्रोडक्ट रूल को फॉलो कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म है या प्रोडक्ट रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन जब ए और बी मेरा एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो पी ए यूनियन बी क्या हो गया था, ए यूनियन बी देखिए क्या हो गया था, ये था पी ए प्लस पी बी। तो क्या कर सकते हैं इस केस में, ये जो है सो एडिशन रूल को फॉलो कर रहा है। बस यही तीन मेजर डिफरेंस था। तो इसे ध्यान से देखिए और बार बार पढ़िए इसे, और जो जो हम एग्जांपल दिए उस एग्जांपल को आप फील कीजिए, नहीं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप उलझ जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट लगा या इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट लगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम कुछ क्वेश्चन के हेल्प से हम ये सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन के हेल्प से हम अभी तक में जो पढ़े हैं उसे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, ये दो बॉक्स है आपको B1 और ये बॉक्स है B2, दो बॉक्स है। क्या कह रहा है, इफ़ कॉइन selected at random from one of the two boxes find the probability that it is silver। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एट रैंडम हम किसी बॉक्स से कॉइन सेलेक्ट किए। एट रैंडम का क्या अर्थ हुआ कि बिना देखे, आप मान लीजिए आपके पास दो बॉक्स है, पहला बॉक्स में है 2 सिल्वर कॉइन और दूसरा में है 4 कॉपर कॉइन, और दूसरा बॉक्स में है 4 सिल्वर कॉइन और 3 कॉपर कॉइन है। आप आंख बंद किए और आंख बंद करके आप कि कोई एक कॉइन निकाले, है ना, आंख बंद करके निकाले तो आपको पता नहीं चला जो किस बॉक्स से निकाल रहे हैं, बॉक्स 1 से निकाल रहे हैं या बॉक्स 2 से निकाल रहे हैं। तो हम आपसे पूछे जो आप कॉइन निकाले वो सिल्वर है, और सिल्वर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना। वही कह रहा है कि जब एट रैंडम हम किसी बॉक्स से एक कॉइन निकालें तो उसके सिल्वर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है।
तो सिल्वर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा देखिए, अगर मान लीजिए वो सिल्वर कॉइन जो है वो सिल्वर आया हो बॉक्स 1 से, और या आप कह सकते हैं जो सिल्वर फ्रॉम बॉक्स 1 और सिल्वर कॉइन फ्रॉम बॉक्स 2, है ना। अब ये सिल्वर कॉइन जो है बॉक्स 1 से भी आ सकता है और बॉक्स 2 से भी आ सकता है, दोनों से आ सकता है, इसलिए बीच में हम और दिए। तो अब देखिए, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि सिल्वर कॉइन जो है सो बॉक्स 1 से ही आया होगा, यानी कि अब आपका आंख बंद है, क्या प्रोबेबिलिटी है जो दोनों एक साथ हुआ होगा कि बॉक्स 1 में भी हाथ गया हो और सिल्वर कॉइन भी आया हो, दोनों का एक साथ वाला प्रोबेबिलिटी है। तो अभी जस्ट हम क्या पढ़े थे देखिए, है ना, अभी जस्ट पढ़े थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड, क्या पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा जो आपका कॉइन भी सिल्वर निकल जाए और वो बॉक्स 1 से निकले, है ना, ये पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन व्हेन बॉक्स 1 सेलेक्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब B1 हो तो ये क्या लिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन और बॉक्स 1 एक साथ हुआ हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 एक साथ हुआ हो। तो ये यहाँ से हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, है ना। तो ये देख लीजिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन और बॉक्स 1 एक साथ हो, और का क्या मीनिंग हुआ प्लस, फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन और बॉक्स 2 सिल्वर कॉइन है, उससे प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसे आप क्या कैसे लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 का प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन जब बॉक्स 1 सेलेक्ट किए, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ क्या लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 क्या प्रोबेबिलिटी है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर इन बॉक्स 2 जब बॉक्स 2 आप सेलेक्ट किए। यही तो कैसे होगा, या तो आप वो सिल्वर कॉइन बॉक्स 1 से लिए होंगे या सिल्वर कॉइन बॉक्स 2 से लिए होंगे, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर दे रहे हैं। और ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, अभी जो जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये पढ़े थे और इससे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। अब देखिए बॉक्स 1 क्या प्रोबेबिलिटी होगा, आपके पास 2 ही बॉक्स है ना, 2 ही बॉक्स है और बॉक्स 1 सेलेक्ट करना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो टोटल कितना बॉक्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स है आपके पास, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 लिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स क्या है 2, और सिलेक्ट कितना करना है बॉक्स 1 को, यानी कि 1/2, है ना, इनटू फिर। अब देखिए जब बॉक्स 1 आप सिलेक्ट कर लिए हैं तब उसमें सिल्वर होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखिए जो बॉक्स 1 सिलेक्ट कर लिए हैं तो उसमें से कॉइन निकालो, वो सिल्वर होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो टोटल कॉइन कितना होगा, टोटल कॉइन होगा 2 + 4 = 6, क्योंकि पहला बॉक्स में 2 सिल्वर है और 4 कॉपर है, और उसमें टोटल सिल्वर कितना है, जो M है फेवरेबल आउटकम्स, तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या है सिल्वर कितना 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, वही जब B1 का 1/2 है तो B2 होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या कह रहा है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर क्या होगा जब हम B2 सेलेक्ट कर लिए हैं, तो B2 में क्या था 4 सिल्वर था और 3 कॉपर था, तो यहाँ सिल्वर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3 + 4 = 7, और सिल्वर कितना है 4, यही हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए और ये आंसर हो जाएगा। तो क्या देखिए बहुत ही ईजी है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 पढ़िए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बॉक्स कंटेन 8 टिकट्स आउट ऑफ विच 5 आर इवन नंबर, है ना। कहता है एक बॉक्स है जिसमें कि 8 टिकट है और उस 8 टिकट में 5 इवन नंबर है ना, 5 इवन नंबर वाला टिकट है। कहता है 1 टिकट इज ड्रॉन, एक टिकट को आप निकालें, बाहर निकालें, एंड केप्ट असाइड, बाहर निकालिए फिर उसमें रख दिए आप। देखिए क्या कह रहा है, आप एक बॉक्स से एक टिकट निकाल लीजिए और उसे फिर रख दीजिए, केप्ट असाइड कर दो, फिर रख दीजिए वहाँ। देन सेकेंड टिकट इज ड्रॉन, फिर रख दिए, फिर हम सेकेंड टिकट दूसरा टिकट निकालें, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर इवन नंबर। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर इवन नंबर। सोल्यूशन देखिए, इसमें क्या मानते हैं हम
ए मानते हैं क्या, ड्रॉन फर्स्ट टिकट, हाँ, और सर बी क्या कि दो इवेंट है, दो घटना घट रहा है। पहला घटना क्या घटा, जो फर्स्ट टिकट निकाले फिर रख दिए, फिर दूसरा घटना क्या निकाले, क्या देखें, जो दूसरा टिकट निकाले, तो बी क्या है, ड्रॉन सेकेंड टिकट, है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि दोनों टिकट, देखिए क्या पूछ रहा है, पूछा है दोनों टिकट मेरा क्या हो, तो दोनों टिकट मेरा इवेन ही हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यानी कि हम मानते हैं ड्रॉन फर्स्ट टिकट इवेन, है ना, पहला टिकट भी इवेन और दूसरा टिकट भी इवेन। अब आपसे क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा, दोनों टिकट इवेन ही हो, ये क्या होगा। तो अब आप देखिए, आप पहला टिकट ले लिए, है ना, उसमें 5 टिकट है, टोटल टिकट कितना है, टोटल टिकट आपको दिया है 8, उसमें क्या है, इवेन नंबर का टिकट क्या है, इवेन नंबर का टिकट जो है वो है आपको 5। तो पहला टिकट आप निकालें तो वो इवेन हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी कि पी ए क्या होगा, यहाँ से पी ए आपको हो जाएगा, टोटल टिकट कितना है 8 और इवेन नंबर टिकट कितना है 5, ये 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, अब जो बी निकाले हैं, बी वाला टिकट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, पहला टिकट जो आप निकाले उसको रख दिए, तो जब पहला टिकट निकाले उसको रख दिए कि दूसरा अब जो निकालेंगे हम, क्या पहले वाला इफेक्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो टिकट निकाले थे हम वो उसमें रख ही दिए, फिर से वही हो गया, पहले भी 8 टिकट था, अब भी 8 टिकट हो गया। अगर हम निकाल के हम बाहर रख लेते तब इफेक्ट करता, तो इफेक्ट इसलिए करता क्योंकि अब टोटल टिकट का संख्या जो नंबर है वो 7 ही रहेगा, क्योंकि एक टिकट हम लिए बाहर रख दिए, लेकिन यहाँ बाहर नहीं रखे हैं, यहाँ फिर उसी बॉक्स में ही रख दिए, उस बॉक्स में रख दिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, फिर से क्या देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बी में जो इवेन नंबर फिर क्या आ गया, पहला निकालने के बाद भी जो दूसरा टिकट निकालें उससे भी टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना है 8 है, और इवेन नंबर का संख्या कितना है 5 है, 5 इवेन नंबर टिकट है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड, है ना। अभी जस्ट कुछ समय पहले पढ़े हैं कि जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ हैपेंड, उसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल ही होता है, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए अभी आप क्या पढ़े हैं, अभी आप पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन प्रोबेबिलिटीज ये पर है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए 5/8 इंटू 5/8, ये क्या हो गया 25/64, ये हो गया। अब ये हो गया, ये दोनों क्या था, डिपेंड इसमें नहीं कर रहा था। अब इसको हम डिपेंडेंट कैसे बनाते हैं, देखिए अब यहाँ जो लिखा गया है आपको, हाँ यहाँ जो आपको लिखा गया है कि इवेन नंबर टिकट, यहाँ लिखा गया 1 टिकट इज ड्रॉन एंड केप्ट असाइड। अब हम केप्ट असाइड के बदले लिखते हैं केप्ट आउटसाइड, हाँ अब क्या किए, केप्ट आउटसाइड लिख दिए। देन सेकेंड टिकट इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर इवन नंबर टिकट। अब देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहला टिकट हम निकालें और उसको हम बाहर रख दिए, तो क्या कह रहे हैं, जब दूसरा टिकट जो निकालेंगे वो भी इवन ही आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, है ना। हाँ जब दूसरा टिकट निकाले तो कह रहे हैं कि दूसरा टिकट इवेन होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी कि पहला टिकट भी इवेन है और दूसरा टिकट जब इवेन हो गया तो हम कह देंगे दोनों टिकट इवेन है। तो देखिए टोटल टिकट यहाँ अभी कितना है, टोटल टिकट है आपको 8, उसमें इवेन नंबर का टिकट कितना है 5 हुआ है। अब पहला हम क्या किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया, फर्स्ट ड्रॉन में इवेन नंबर टिकट आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखिए जब पहला बार सिलेक्शन किए तो उसमें टोटल टिकट कितना होगा, बॉक्स में 8 होगा,
और उसमें इवन नंबर कितना होगा, 5 होगा, है ना। ये 5/8 हो गया। जब ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया तो इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखिए टोटल टिकट कितना हो जाएगा, टोटल टिकट अब हो गया 8 में से 1 माइनस कर दिए, क्योंकि अब क्या कह रहा है, जो एक टिकट को निकाल के और बाहर रख दिए, तो बाहर रखे तो अब टोटल बॉक्स में टिकट है 7, है ना। और इवन नंबर टिकट कितना है, इवन नंबर टिकट, अब पहला एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें इवन नंबर ही आ गया था और उसी इवन नंबर को बाहर रख दिया। इवन नंबर टिकट कितना हो जाएगा, 5 + 1 = ये हो गया 4। तो अब अगर आपसे पूछे कि ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट, ये दोनों डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि जो पहला एक्सपेरिमेंट किए उसका प्रभाव पड़ रहा है दूसरे एक्सपेरिमेंट पे। क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट में जब एक टिकट को बॉक्स से निकाल के बाहर रखे थे, तो अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में टोटल टिकट का भी संख्या 1 से कम हो गया और इवन नंबर का भी संख्या 1 से कम हो गया। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर रहा है, इसलिए इस दोनों एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे हम, ए और बी। क्या है यहाँ पे, ए और बी है डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, हाँ, या डिपेंडेंट इवेंट बोल सकते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा आपको 4/7। अब क्या कह रहा है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ हैपेंड, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए, तो आपको निकालना क्या कर रहा है, जो दोनों इवन ही हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बी इंटरसेक्शन ए क्या हो गया, तो इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी यहाँ लिखे हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ हैपेंड। जब ए हो गया है तब हम बी निकाल रहे हैं, जब ए हो गया है इसलिए टोटल नंबर ऑफ टिकट 7 हो गया है और इवन नंबर का टिकट 4 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ हैपेंड, तो ये क्या हो गया 4/7। यहाँ से लिख सकते हैं 4/7 और ये क्या था, ए 5/8। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्या देखें, ये बहुत ही सिंपल है ना। तो पहले क्लास में बता चुके थे हम, प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं बस उस तरह से आप पढ़ते जाइए, उस तरह से पढ़ते जाइएगा। तो देखिएगा जो आप आईआईटी मेंस का क्वेश्चन बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे क्वेश्चन बना दीजिएगा। जब मेरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा एंड होगा, फिनिश होगा, तो उसको रिवाइज़ कीजिए और रिवाइज़ करके आप देखिएगा जो जितना हम प्रॉब्लम करा रहे हैं अभी, उस प्रॉब्लम को बार बार अगर रिवाइज कर लेते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, तो आईआईटी मेंस में आया क्वेश्चन एक बार में ही आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व होगा। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के पैकेज को आप बना रहे हैं तो आपको आईआईटी एडवांस का भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें जो इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी हम पढ़ें। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब अगले क्लास में हम लोग फिर कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे और अगले क्लास में हम सोच रहे हैं जो आप लोग को बताएं, इसके बारे में बताएं, ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट। ये दो पॉइंट है जिसका यूज कभी कभी क्वेश्चन में आता है। तो हम ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्लेइंग कार्ड के बारे में भी कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि अब हम इसके बाद प्लेइंग कार्ड का बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और अगले क्लास में हम प्लेइंग कार्ड और ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट के बारे में बताएंगे। तो तब तक आप जितना पढ़ाएं वो रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।